pharmaceutical major Vocard has achieved a major milestone. It has developed an in-house antibiotic and also received the approval from US FDA. लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि हर अच्छी दवा की गारंटी नहीं है कि एक बहुत अच्छा कारोबार भी बना के देगी. So the real story starts now. क्या एक ड्रग इस तरह की वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकता है वोकार्ड की? ड्रग के कमर्शियलाइजेशन में क्या रिस्क है? ग्लोबली व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फार्मा कंपनीज फेस बाय लॉन्चिंग सिमिलर एंटीबायोटिक्स? वोकार्ड का अभी का प्रोडक्ट मिक्स क्या है? व्हाट इज द रेवेन्यू शेयर ऑफ एंटीबायोटिक इन द करंट रेवेन्यू मिक्स? वोकार्ड की एक पुरानी डेट रिस्ट्रक्चरिंग और डेट की भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा. एंड लास्ट 2 स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, is the profitability sustainable? Or second, the valuation metrics. On this channel, Stock Stories and Skills, we decode businesses by doing in-depth company analysis. We help you understand the company's moat, future growth trajectory, risk and challenges ahead. So let's start today's fundamental analysis of Vocard Pharmaceuticals. So the very first big question is Vocard and Janick. Can one drug justify the kind of expectations investors have from Vocard? और ये समझने के लिए हमें जरा Janick की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. Vocard ने 2011 से Janick में काम करना स्टार्ट किया था, तो लगभग 15 साल पहले Vocard ने इस एंटीबायोटिक ड्रग में काम करना स्टार्ट किया. और जो कंपनी के एस्टिमेट्स हैं, कंपनी ने ऑलरेडी $700 मिलियन ऑलरेडी इस ड्रग में खर्च कर लिया है. और ये ड्रग करता क्या है? जो जेनिक है, ये जो सीरियस हॉस्पिटल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये जेनिक काम आता है. और इसका यूज केस इसलिए है कि जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक है कई बार वो काम नहीं करती है, बिकॉज पेशेंट इम्यून हो जाता है और वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक नहीं किल करता. सो वोकार्ड ने ये नया ड्रग लेके आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन है ये उसको बहुत अच्छा किल करता है उसके बैक्टीरिया से. और यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया को किल करते हैं, वायरस को नहीं करते हैं. जैसे आपको भी फीवर हो गया और वायरल फीवर है, ये उसके लिए नहीं होता है, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया के लिए होता है. और जेनिक का जो यूज केस ये है, आइदर जेनिक विल किल द बैक्टीरिया और उसको ग्रो नहीं करने देगा बॉडी के. यही दो यूज केसेस हैं इस ड्रग. और यहाँ बताना ये भी बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस है. तो फेज 1 जो जब लॉन्च होता है सेफ्टी का देखा जाता है, फिर फेज 2 ट्रायल होते हैं, फिर फेज 3 ट्रायल जब यूएस एफडीए अपना अप्रूवल देता है. तो अभी ये सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस है, इसका कमर्शियल लॉन्च अभी नहीं हुआ है. कमर्शियल लॉन्च अभी काफी दूर है. तो अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरी और यूएस एफडीए का अप्रूवल तक की बात ही हम डिस्कस कर रहे हैं. और मार्केट इसको ऑलरेडी एक बहुत हाई वैल्यूएशन दे रही है अगर आप इसका स्टॉक देखें. बट सिंस दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, आई एम नॉट रिकमेंडिंग any buy, sell and hold on Vocard. So investors तो उसको भी बहुत आगे की वैल्यूएशन दे रहे हैं. बट अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें और अगर आप फाउंडर एंड चेयरमैन हबील खुरैकी वाला का स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इसमें 15-18 महीने लगेंगे इसको कमर्शियल लॉन्च करने. तो कमर्शियल लॉन्च अभी बहुत दूर है. सो नाउ लेट्स कम टू द रिस्क पार्ट. अब इस ड्रग में क्या क्या रिस्क हैं? सो आई हैव अ स्लाइड ऑन 2 or 3 such drugs launched by global companies and how they fail. तो यहाँ पर वन साइड है कि ये ड्रग बहुत सक्सेसफुल होगा. मैं आपको दूसरी साइड बता रहा हूँ कि व्हाट कुड गो रॉन्ग with Janick. तो नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में हम वो एग्जांपल्स देखेंगे. सो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, सो नाउ व्हाट कुड गो रॉन्ग विद वोकार्ड्स Janick. नाउ Acaugen एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है. नाउ इसको FDA अप्रूवल मिला था Jan 3 का. नाउ आफ्टर फेज 3 ट्रायल से जो वोकार्ड के Janick को मिला है फेज 3 ट्रायल के बाद, सो वो सक्सेस हो गया था. And it was approved in 2018 for treating complicated urinary tract infection. तो ये कहानी भी बहुत सिमिलर है कि उसको फेज 3 उसने एक सक्सेसफुल फेज 3 किया लाइक वोकार्ड के जेनिक ने, एंड देन उसको एफडीए अप्रूवल मिला. नाउ सेकंड, इफ यू सी क्लिनिकल माइलस्टोन, द ड्रग सक्सेसफुली मेट ऑल फेज 3 प्राइमरी एंड पॉइंट्स. तो सेम जो जेनिक के साथ हुआ है वही इसके साथ हुआ जेमड्री के साथ. नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड? बैंक्रप्सी फाइलिंग. द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी इन अप्रैल 2019 फॉलोइंग ए पुअर सेल्स परफॉर्मेंस. तो ये व्हाट कुड गो रॉन्ग, मैं आपको वही यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी ड्रग में गारंटी नहीं है कि दैट
drug will be successful. So जैसा कि आपने देखा poor sales, the product generated only 0.8 million in total 2018 sales. So very poor sales performance. अब हम दूसरे ड्रग में जाएंगे. ये है मेलिटा न्यू जर्सी बेस्ड यूएस कंपनी. तो यहाँ पर इनने क्या लॉन्च किया था? इनने बेक्सडेला लॉन्च किया था. नाउ बेक्सडेला क्या था? इट ट्रीटेड एक्यूट बैक्टीरियल स्किन and skin structure infection and community acquired bacterial pneumonia. So again ये एंटीबायोटिक था और ये इन्फेक्शन ट्रीट करता था. So it contributed to a portfolio that generated only 41 million US dollar in 9 months. Very limited commercial success for Melinta. And they had another drug, Webomere. Now Webomere addressed complicated urinary tract infection and kidney infection caused by resistant bacteria. Again, similar product like Genic. Now, part of a 4-drug lineup that failed to prevent the company's bankruptcy. Again, this company also got bankrupt. तो अभी आपने 2 एग्जाम्पल देख लिए ग्लोबल कंपनी के with antibiotic launch phase 3 successfully done, US FDA approval done, and when the commercial part came, they failed. And I have final slide for you. Now, the third company is the Tetraphase Pharmaceutical. Now they launched Jevera and approved in 2018 for complicated intra-abdominal infections. Again, antibiotic treating bacteria, all approvals. In terms of sales, generated only around 3 million in sale. It failed miserably. Now in 2020, acquisition acquired for 43 million upfront, far below its earlier valuation when it launched this drug in the market. So एक चीज बहुत क्लियर है कि commercialization matters for Wockhardt, Genic. Today the entire valuation of this company is based on this drug and the big risk is the commercialization. Now जैसे हबील खुराकीवाला जो फाउंडर एंड चेयरमैन ने बोला है कि इसको 15 से 18 महीने लगेंगे. So FY28 and FY29 will tell us whether this drug is successful or not. तो ये कहानी अभी unfold होगी next year, not even this year. FY27, we are currently in FY27. So FY28 और 29 में हमको ये पता लगेगा कि ये ड्रग कैसा कर रहा है मार्केट. एंड जैसा कि आप जानते हैं मार्केट तो फॉरवर्ड देखता है और वैल्यूएशन आज दे देता है. तो कल अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, so that will be reflected in the share price. And if it succeeds or meets expectation or goes beyond expectation, I'm sure शेयर प्राइस विल रिएक्ट डिफरेंट. और ये कमर्शलाइजेशन स्टोरी समझना भी बहुत जरूरी है. ज्यादातर क्या होता है कि भाई आपने डिस्कवरी करी और फिर आप किसी एक ग्लोबल कंपनी को बनाने के लिए दे देते हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड सेल्स के लिए. वोकार्ड ने बोला है और वोकार्ड के मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई ये काम हम खुद ही करेंगे यूएस में. यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट. और इसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि आप जब खुद ही ये काम करते हो तो यू विल डू लॉट ऑफ फिक्स कॉस्ट फॉर दिस. अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इमेजिन द कॉस्ट विल गो अप बिकॉज आप अपना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं टू सेल दिस ड्रग. और यूएस में इस ड्रग जो एंटीबायोटिक ड्रग है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ये 10,000 से 15,000 US डॉलर का इसमें खर्चा आता है और ये 7 दिन का ट्रीटमेंट होता है. सो प्राइसिंग विल ऑल्सो मैटर. एट व्हाट प्राइस पॉइंट वोकार्ड फार्मा इज सेलिंग जेनिक. सो प्राइस पॉइंट भी बहुत मैटर करेगा. वो भी हमें तभी पता लगेगा 2028 और 2029 में पता. और मैनेजमेंट ने अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो मार्केट है ये मार्केट है अराउंड 1.5 to 2 बिलियन. मतलब अगर हम इसे देखें तो ये मार्केट इजीली 15 से 20,000 करोड़ की मार्केट है. सो इट्स अ ह्यूज मार्केट. सो कई लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो वोकार्ड का ग्रोथ आएगा सेल्स का वो एक हॉकी स्टिक की तरह आएगा. ऑल दीज आर assumptions. That's why I want my investor and people who are watching this video, that there are many ifs and buts, and the purpose of my channel is to make you aware, make you knowledgeable, so that you can create long term wealth in the stock market. So मेरा आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये सारी कंपनियां खराब है. Idea is to tell you about the risk and challenges in company. Because everybody talks about good thing, nobody talks about the other side. Now let's understand Wockard's business in detail. What is the current revenue mix and where all it is betting in the future, because ये बहुत important है and I'll tell you these things in detail. So now if you look at branded generics and generic formulation business, 77%
करंटली जो रेवेन्यू आ रहा है वो एग्जिस्टिंग ब्रांडेड जेनरिक से आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बोला, जेनिक का तो जो रेवेन्यू आएगा वो 28 और 29 वाले फिस्कल में आएगा। तो अभी 77% जेनरिक से आ रहा है। और आपको मैं जरा सी एक डिटेल में समझाऊंगा ये जेनरिक बिजनेस वो क्या होता है। नाउ जेनरिक बिजनेस ये होता है, और ये जेनरिक जो हमने देखा फॉर्मुलेशन वो होती है कि जिस ड्रग की पेटेंट खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और ये ड्रग को नाउ एवरीबडी कैन मेक। तो जेनरिक वो बिजनेस है, और ये बहुत इंडियन कंपनीज यही करती है। और आई थिंक आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे, जैसे पैरासिटामोल है। नाउ पैरासिटामोल वाज द ओल्डेस्ट मेडिसिन, जिसको हम फीवर और हेडेक के लिए काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। नाउ उसके पेटेंट खत्म हुए, बहुत पहले की बात है, उसका पेटेंट खत्म हो गया। आपने देखा होगा मार्केट में आपको डोलो मिलता है, आपको क्रोसिन मिलता है। तो ये क्या है, ये यही ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, जिसके पेटेंट खत्म हो गए और दूसरी कंपनी उसको लॉन्च कर देती है, उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम से। ना काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये ड्रग कैसे बना देंगे, कैसे कॉपी कर लेंगे ड्रग को, बिकॉज हर ड्रग का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये कैसे बना सकती है कोई कंपनी, या वो कार्ड ये जेनरिक कैसे बना रही है। तो ये डिटेल आपको ना पेटेंट फाइलिंग से मिल जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जब अपना पेटेंट फाइल करती है तो वो उसका हर चीज पब्लिक हो जाता है कि ये ड्रग उसने कैसे बनाया है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये सारे डिटेल आपको पेटेंट डॉक्यूमेंट में मिल जाते हैं, ये पब्लिक है। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो कार्ड अपने को चेंज नहीं कर रहा है इतने सालों से, वो सिर्फ फॉर्मुलेशन में ही बैठा है। देयर इज अ सेकंड बिजनेस व्हिच इज बायोसिमिलर एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं। नाउ 20% or 21% of his revenue comes from biosimilars. Now, this is a better business than generic business, and company has made inroads into biosimilar, because आज की डेट में 1/5 of the revenue तो आ ही रहा है यहाँ से। Now, biosimilar ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें आप लिविंग सेल यूज करते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हो जैसे बैक्टीरिया यूज करेंगे, यीस्ट यूज करेंगे, कई बार स्पेशली डेवलप एनिमल सेल भी यूज किए जाते हैं, जिसको हम बायोसिमिलर बोलते हैं। और होता क्या है कि ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिससे वो एक मेडिसिन बन जाती है। नाउ कम्स द इनोवेशन लेड न्यू पेटेंटेड ड्रग। यहाँ पर एमरॉक एंड एमरॉक 0, EMROK and EMROK 0 is already there. So 2% of its revenue is already coming from new patented drug. So यहाँ पर जो एंटीबायोटिक और ड्रग डिस्कवरी में जो वो कार्ड फोकस कर रहा है, इसकी उसको अभी वैल्यूएशन मिल रही है, बट अभी ये सिर्फ 2% ही है। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिल्ट हियर। हम ये सेफली बोल सकते हैं कि वो कार्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल जेनरिक बिजनेस से बायोसिमिलर बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट लेग जो है वो एंटीबायोटिक वाला लेग है, जो हम 28 और 29 में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि वेदर द प्रॉफिट इज सस्टेनेबल और नॉट, एंड फाइनली द वैल्यूएशन, how investors are valuing this company। और उससे पहले जरा सी ये हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी कौन रन कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज ए फैमिली ओन्ड, एंड इन ए वे द मैनेजमेंट में भी पूरे फैमिली के ही लोग हैं। सो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, सो यू हैव हबील खुराकीवाला, इनकी एज मेरे ख्याल से अभी 80 होगी आराम से। देन हिज सन इज देयर मुर्तजा खुराकीवाला, और मुर्तजा अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वोकार्ट फार्मा के। और यही पूरा ग्लोबल बिजनेस और फार्मा बिजनेस मुर्तजा ही देखते हैं। ये उनकी डॉटर है जोहाबिया खुराकीवाला, ये वोकार्ट का हॉस्पिटल बिजनेस देखते हैं। वोकार्ट हॉस्पिटल की भी एक स्टोरी है और हिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा। सो उनकी डॉटर अभी हॉस्पिटल बिजनेस देखती है। ये उनके दूसरे लड़के हैं हुजैफा खुराकीवाला, डॉक्टर हुजैफा खुराकीवाला। इनका कोई बहुत बड़ा अभी रोल नहीं है, ये फाउंडेशन CSR टाइप अभी देखते हैं। So daughter in a hospital business, and managing director the son, and Kurakiwala is the founder and the chairman of this। See Vocard एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, और उसके जो ट्रबल स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 2004-5 से जो 2008, उसके बाद तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। नाउ उस फेज में हमने एक बहुत हाई ग्रोथ इंडिया में देखा। एवरी कंपनी वाज ग्रोइंग एंड एवरी कंपनी वाज टेकिंग डेट। ऐसा नहीं कि Vocard ही डायरेक्ट ले रहा था, लेकिन एवरी कंपनी that time was growing, making global acquisition। हमने टाटा को देखा है कि रतन टाटा ने big acquisitions किए, Corus and others। We have seen कुमार मंगलम बिरला, उनने नोवेलिस लिया, one of the largest aluminum company। तो वैसे ही हबील खुराकीवाला ने भी उस टाइम में एक सीरीज ऑफ एक्विजिशन किए थे उस पीरियड में, जो हाई ग्रोथ पीरियड था इंडिया। और
एस्टिमेटेड आई थिंक उनने 500 मिलियन यूएस डॉलर उस टाइम में खर्च किया था। कंपनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन सारे एक्विजिशन में उनने 500 मिलियन यूएस डॉलर के करीब खर्च किया एंड एवरीथिंग वाज फाइनेंस्ड थ्रू डेट। नाउ ग्लोबल एक्विजिशन में क्या होता है कि भाई आप एक डेरिवेटिव्स और रुपये और फॉरेक्स में भी एक बेट लेते हैं। नाउ जब 2008 हुआ तो उसने बहुत इम्पैक्ट किया करेंसी को, इंडिया की, बिकॉज द करेंसी गॉट डेप्रिशिएटेड एंड उससे क्या हुआ कि बहुत लोगों के फॉरेक्स के डेरिवेटिव लॉसेस आने लगे एंड सेम थिंग हैपेंड विद वोकार्ड आल्सो। लेकिन जब ये लॉसेस आने लगे मार्क टू मार्केट, तो कंपनी की हालत बहुत खराब हुई और 2009 में कंपनी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में चली गई। बैंकों ने डिसाइड किया कि अब इसका ये जो डेट है 1300 करोड़ का, इसको रिस्ट्रक्चर कर। और ये रिस्ट्रक्चरिंग बहुत इजी नहीं होती है। जब सारे लेंडर बैठते हैं तो फिर ये डिसाइड होता है कि भाई आपको कई एसेट्स भी बेच रहे हैं, बिकॉज अगर बैंक्स रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और वो पोस्टपोन कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, so they want company also to do some sacrifices। तो उसमें क्या होता है कि you have to sell some assets to get the restructure। तो उस टाइम में उसका जो न्यूट्रिशन बिजनेस था उसने डेनॉन को बेचा, उसका एनिमल हेल्थ बिजनेस और 10 हॉस्पिटल्स थे जो उसने फोर्टिस को हेल्थ केयर को बेचे। और ये सब होने के बाद 2013 में ये कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग से बाहर निकली है। तो 2013 तक तो इस कंपनी की बहुत हालत खराब एंड उसके बाद ही वो सीडीआर से बाहर निकल पाई और नॉर्मल पेमेंट्स कर। नाउ ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी, लेकिन उसी साल यूएस एफडीए ने बहुत स्ट्रिक्चर्स लगा दिए वो कार्ड में। और उससे क्या हुआ कि जो उसका पूरा यूएस का जेनरिक बिजनेस था वो सारा इम्पैक्ट, और वहीं से कंपनी की हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई, लॉसेस स्टार्ट हो गए और वो लॉसेस अभी तक चल ही रहे थे। आई विल कम टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये लॉसेस काफी साल चले हैं। वो 25 में कुछ प्रॉफिट बनाया है, लेकिन 25 से 24 तक के लॉसेस चल ही रहे थे कंपनी। और वो लॉसेस के बीच में कंपनी ने अपना एक बिजनेस डॉक्टर रेड्डी को भी बेचा। तो 2020 में उसका कुछ ब्रांडेड जेनरिक का जो बिजनेस था उसने डॉक्टर रेड्डी को बेचा। तो उससे क्या हुआ, जरा लिक्विडिटी आ गई और फाइनेंशियल जरा बेटर हो गए। और बाद में 2025 में उसने अपना यूएस का जेनरिक बिजनेस भी बेच। और मैं आऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 26 थी। लेकिन जरा हम बात कर लेते हैं वो कार्ड हॉस्पिटल बिजनेस जो उनकी डॉटर देख रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कुछ अपने 10 हॉस्पिटल फोर्टिस को बेच दिए थे, लेकिन जो बाकी हॉस्पिटल थे वो उन्होंने अपने पास रिटेन रखे और वो हॉस्पिटल अभी चल रहे हैं जो उनकी डॉटर अभी वो देख रही है। तो हॉस्पिटल बिजनेस वो कार्ड हॉस्पिटल भी अभी चल रहा है। और देखो हॉस्पिटल बिजनेस भी जरा से लिंक है, बिकॉज ये जो जेनिक है इसकी टेस्टिंग वो अपने हॉस्पिटल बिजनेस में भी कर सकते हैं। दैट वे इन ए वे it will give a first hand experience of the medicine। तो in a way hospital business भी जरा complementary है वो कार्ड के लिए, जो उसकी फ्यूचर फोकस है इनोवेशन लेड एंटीबायोटिक। तो हॉस्पिटल विल गो वेरी गुड और जेल वेरी गुड विद द एंटीबायोटिक बिजनेस। सो नाउ आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो इज द प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल? नाउ इफ यू सी द रेवेन्यू 3,230 2651 in FY23, 2798 crore in FY24, 3,000 crore in FY25, and 3,373 in FY26. So here there is a decline, and now we are seeing some rise in revenue. Now, if you look at OPM, which is very important, 9%, 4%, 3%. Now see the OPM, 19%. Operating profit margin in FY26. Now, net profit and loss, it was a loss-making company, 279 crore in 22, 621 crore loss, 472 crore loss, 57 crore loss, now 199 crore profit. Now, company का अभी ROE भी around 6% है, ROCE भी around 7% है. So, in terms of profitability, अभी एक बहुत बड़ा turnaround नहीं हुआ है. Company is still making a very low ROE. Now, FY26 में expenses भी बहुत कम से grow किए हैं. उससे भी जरा हेल्प मिली है प्रॉफिटेबिलिटी। और यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट भी डिक्लाइन हुई थी, सो दैट इन ए वे आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। और नाउ अब आते हैं 28 एंड 29। FY27 तो करंट है, जैसे हबील खुराकी वाले ने बोला है, जो फाउंडर चेयरमैन है, कि भाई जो मार्केट साइज है और जो डिमांड है वो 1.5 to 2 बिलियन यूएस डॉलर है। इसका मतलब है 20,000 करोड़ की मार्केट है और पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि एक हॉकी स्टिक टाइप रेवेन्यू विल गो अप। So वो सब भी ifs and buts हैं. We have to see the commercial launch, how it performs. Then only we can make some judgment about FY28 and 29, which is still very far away. Now अब आते हैं जरा वैल्यूएशन में। अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें, so price to earning is 110x
प्रॉफिट उसने अभी बनाया है फॉर 26, उससे पहले तो लॉस मेकिंग था, लेकिन 110x इज द प्राइस टू अर्न। नाउ 3 ईयर मीडियन अगर आप देखें तो वो अप्लीकेबल इसलिए नहीं है बिकॉज वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो हम 3 ईयर मीडियन ले नहीं सकते। सेकेंड इज ईवी टू अबिटा, 50x इज ईवी टू अबिटा। नाउ अगेन 3 ईयर मीडियन नहीं ले सकते बिकॉज इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। प्राइस टू बुक 1.3x, 3 ईयर मीडियन इज 4 to 5x, तो यहाँ पर it is lower than the current valuation is lower than the 3 ईयर median, तो ये जरा बेटर लग रहा है। now market cap to sales देखें तो 2.7x, 3 ईयर median is very high, 6 to 7x, so this is the way companies currently valued, but इसके जो profits आए हैं वो 1 साल के profit है, तो that is not the right metrics to based our assumption or our decision ऑन द वैल्यूएशन। और आज हमने वो का डिस्कस किया कि कैसे लेट्स से द टर्न अराउंड कंपनी में हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ओनली कंपनी स्पेसिफिक। ये बोलना ठीक नहीं है कि ये कंपनी राइट है या रॉन्ग है, because market में there are many pharma companies. So you have Glenmark, you have Dr. Reddy's, you have Lupin, you have Cipla, you have Sun Pharma, you have global company Pfizer, and all these companies are doing great work in the antibiotic space. So in case you want to evaluate the investment opportunity in the antibiotic space, I suggest look at the entire universe. It is just that I have discussed this company because I saw some lot of things happening in this company, so I'll explain you the risk and the challenges. But अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप पूरा यूनिवर्स देखिए। Now to conclude, let's look at the timeline going forward. So FY27 जो current year है इसमें FDA जो US FDA है उसने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन कमर्शियल लॉन्च अभी हुआ नहीं है, तो इट इज जस्ट अप्रूवल इन FY27 and will not see any sales in FY27. Now FY28 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। How many hospitals globally are adopting GenX? So this is the question every investor will ask the founder and chairman Habib Khurraqi and also the management. FY29 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कंपनी बोलेगी अभी तो हमने लॉन्च किया है और अभी तो हम मार्केट में जा रहे हैं। So FY29 will tell us, is the revenue accelerating? I mean, are repeat orders growing or is the operating leverage kicking in? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं FY29 and 29 and beyond। हमें ये देखना है कि अब क्या पाइपलाइन है जेनिक के बाद और कौन से ड्रग आने वाले हैं from Wockhardt के स्टेबल से। So my advice would be to look at critically how the sales are growing in the next 3 to 4 years. So like I said in the beginning, the objective of this channel, Stock Stories and Skills, is to make you more knowledgeable so that you can create wealth in the stock market. I am also creating a lot of educational content for educating you investors. My book Alphabet is already available on Amazon. You can search it. I have also prepared an educational book, Guide to Mistakes, covering all the common mistakes that investors make in the stock market. If you would like a copy of this guide, just mail me or send hi in the comment section. And just to make a disclaimer, this video is purely for educational purposes. In case you want to buy, sell and hold Wockhardt or any other listed company that I have mentioned, I suggest do consult your financial advisor.